साथियों, बहुत बहुत आप सभी को जय भीम। और आज आपके समक्ष ये जो वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस चैनल के द्वारा, जिसका नाम आप भलीभांति जानते हैं, द कांशीराम ऑफिशियल। वर्तमान में जो देश का माहौल बन रहा है और जिस माहौल में ये दलित शोषित समाज संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष की पृष्ठभूमि को जानना हमें ज़रूरी है कि ये जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, और ख़ास तौर से इस देश में जो ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने हमारे बढ़ते हुए कारवां को हमेशा रोकने का काम किया है, तो ये कोई आज का माहौल नहीं है जो हमारी विरोधी ताकतें इस कारवां में रोड़े अटकाने का काम कर रही हैं। यदि हम थोड़ा सा ही पीछे अपना नज़र डालते हैं, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने सबसे ज़्यादा जो बाधाएं उत्पन्न करने का काम किया इस स्वाभिमान की और सम्मान की लड़ाई में, वह कांग्रेस के लोगों ने किया। वैसे पहले आपको बताया जा चुका है कि पूना पैक्ट को लाकर के सबसे पहले इस मूवमेंट को, बाबा साहब के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई को नुकसान पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। तो आज जो हमारा विषय है, एक हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तुलनात्मक एक आपके सामने पेश कर रहे हैं विश्लेषण, कंपैरेटिव विश्लेषण कि कब कब किस तरीके से इस समाज का जो स्वाभिमान का आंदोलन है उसको रोकने के लिए कांग्रेस के द्वारा कौन कौन से लोगों को आगे लाया गया और किस किस तरीके से कांग्रेस के लोगों के द्वारा इस मूवमेंट को, जो सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू किया था, उस मूवमेंट को आज तक वो कौन कौन से व्यक्ति रहे, जो कौन कौन सी ताकतें रहीं, जिन ताकतों के द्वारा इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। तो जैसा कि आज हम आपको शुरू में बताना चाहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से आपको सामने हम ये रखेंगे, क्रमांक तरीके से। तो नंबर 1 पर हम लेते हैं, इसकी शुरुआत जो हो जाती है ये होती है उसी बाबा साहब जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने अंग्रेज़ों के सामने अपने दलितों की, शूद्रों की, अछूतों की वास्तविक स्थिति को अंग्रेज़ों के सामने रखा था और उनसे इनके हितों की रक्षा के लिए कई अधिकारों की मांग की थी। इनके इंसानियत की ज़िंदगी जी सकें, ये अपने मान सम्मान के साथ इन अपनी ज़िंदगी जी सकें, इसके लिए बाबा साहब ने अंग्रेज़ों से कुछ अधिकारों की मांग रखी थी। तो पहला विरोध महात्मा गांधी के द्वारा ये किया गया कि भाई ये अछूतों का नेता नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों का नेता नहीं है, अछूतों के जो सारी समस्याएं हैं उनका तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। महात्मा गांधी ने ये बताने का प्रयास किया अंग्रेज़ों को कि ये डॉक्टर अम्बेडकर की तो ये अछूतों का नेता नहीं है, इनके लिए जो समाधान करना है वो कांग्रेस करेगी। और महात्मा गांधी ने उस समय ये कहा था कि हम इनकी समस्याओं का, अछूतों की समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये था पहला मौका। अब आपके सामने अगर हम दूसरा मौके की बात बताएं, तो जब बाबा साहब लगातार लड़ रहे थे और बाबा साहब जब अंग्रेज़ों के जाने का समय हो रहा था और अंग्रेज़ों के द्वारा ये कहा गया था कि आप संविधान सभा बनाइए और संविधान सभा में अपने नुमाइंदे चुन के भेजिए, तो संविधान सभा
में चुन करके आने के लिए एक कोई क्षेत्र बाबा साहब को चुनना था जहाँ से वो बाबा साहब संविधान सभा में चुनाव जीतकर पहुँच सकें। तो जो माहौल चल रहा था उस दौरान में, तो बाबा साहब को ये लगता था कि ये मुझे आसानी से जीतने नहीं देंगी। ये जो कांग्रेस है और कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस एंड कंपनी है, ये मुझे आसानी से जीतने नहीं देंगे। तो उन्होंने ऐसी सीट का चयन किया जहाँ से बाबा साहब संविधान सभा में जीतकर पहुँच सकें। तो ऐसी सीट उन्होंने चुनी थी, जैसा कि दूसरे मौके पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसी दूसरी बार, वैसे तो लगातार कांग्रेस ने अड़चन डालने की कोशिश की, लेकिन अगर हम क्रमबद्ध तरीके से इसको हम चर्चा को कर रहे हैं, तो दूसरा मौका जब आया कि जब संविधान सभा में पहुंचने से हर तरीके से रोकने का प्रयास किया, तो बाबा साहब को एक ऐसी सीट जो उन्हें पता चली, अपने जो उस समय के मूवमेंट चल रहे थे सम्मान और स्वाभिमान के, उस मूवमेंट में जो जैसूर और खुलना, ये जो जगह का मैं नाम बता रहा हूँ आपको, ये आजकल बांग्लादेश में है। लेकिन ये चुनाव जब हुआ था संविधान सभा का, तो उस समय पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन खुलना और जैसूर ऐसी जगह थी जहाँ पर के शेड्यूल कास्ट की आबादी या जो दलितों की, शूद्रों की आबादी, इनकी आबादी 52% से ज़्यादा थी, जिनके साथ में वहाँ के लोग अत्याचार अन्याय करते थे। लेकिन आबादी के हिसाब से उसमें सबसे ज़्यादा आबादी 52% खुलना और जैसूर में थी। तो बाबा साहब ने अपना नामांकन वहीं पर भरा, खुलना और जैसूर, और बाबा साहब वहाँ से जीत करके संविधान सभा में पहुँच गए। तो ये दूसरा वाक़या था। अब मैं तीसरा वाक़या बता रहा हूँ कि जो बाबा साहब पहुँच गए संविधान सभा में, तो कांग्रेस ने षड्यंत्र करके खुलना और जैसूर को पूर्वी पाकिस्तान में भेज दिया। जब तक ये बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था, ये बात हम कर रहे हैं 1947 की। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, भारत के 2 टुकड़े हुए, तो उसमें खुलना और जैसूर, जहाँ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जीत के आए थे, तो उस क्षेत्र को यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने उसको पाकिस्तान को दे दिया। जब पाकिस्तान को वो क्षेत्र दे दिया, तो बाबा साहब एक तरीके से पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य तो रह गए, लेकिन भारत की संविधान सभा के सदस्य वो नहीं रह सकते थे। तो ये साजिश के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लोगों को परेशान करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो लोग थे जिन्होंने बाबा साहब को जिता करके भेजा था, ये नमोसूत्रा लोग थे। और ये जो क्षेत्र है जो उस समय पाकिस्तान को दे दिया गया था, तो ये कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत उनको सबक सिखाने के लिए कि तुम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों जिताया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में क्यों चुन के भेजा। तो ये एक तरह की उनको पनिशमेंट दिया गया, उनको सज़ा दी गई नामशूद्रा लोगों को। तो वो जो स्थान था, जो क्षेत्र था, वो पाकिस्तान को दे दिया गया। तो इस तरीके से बाबा साहब को अधर में लटका दिया गया कि न तो वो, क्योंकि जब उनके सारे लोग, सारा समाज जब भारत में रहता था, तो वो पाकिस्तान की संविधान सभा में जाके क्या करते। तो उन्होंने जो है उनको त्यागपत्र देना पड़ा, उस संविधान सभा से त्यागपत्र देना पड़ा। फिर बाद में भारत से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुन कर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसके बारे में हम अब आपको बताएंगे। तो तब जाकर के बाबा साहब संविधान सभा में पहुँचे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान सभा में पहुंचने के दरवाजे उनके बंद करने का कांग्रेस ने जो कार्य किया था, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी तरीके से इस देश की जो संविधान सभा उस समय
जिसका निर्माण हो रहा था, संविधान सभा का गठन हो रहा था, बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस थी और कांग्रेस किसी भी तरीके से बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचने से रोकना चाहती थी। तो ये एक ऐसा दौर था कि जिसका बाबा साहब अपने निजी स्तर से संघर्ष कर रहे थे। तो संघर्ष के लिए उन्होंने यहाँ तक किया कि वे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेज़ों के उस समय लंदन भी वो वहाँ जा कर के गए कि जिस तरीके से यहाँ पर चल रहा है और जो बंटवारा हुआ है, तो जहाँ से मैं चुन के आया हूँ तो वो स्थान इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। और पाकिस्तान के बंटवारे में जैसा कि सभी हम लोग जानते हैं, यह मैं आपको भी जानकारी देता चलूँ कि जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो जहाँ पर हिंदुओं की आबादी 50% से ज़्यादा थी, वो क्षेत्र तो रहना था भारत में, और जहाँ पर मुस्लिम की आबादी 50% से ज़्यादा थी, वो क्षेत्र तय किया गया था कि ये पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन जिस क्षेत्र से बाबा साहब विजयी हुए थे संविधान सभा के लिए, तो उस क्षेत्र की आबादी ही, जिसमें शेड्यूल कास्ट की आबादी तो सबसे ज़्यादा थी ही 52%, और कुल मिलाकर के अगर हिंदुओं की आबादी की बात की जाए तो वो 58% थी। तो इस नज़रिए से भी यह क्षेत्र भारत में ही रहना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने षड्यंत्र करके इस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। और उसका मुख्य कारण यही था कि बाबा साहब संविधान सभा में न पहुंच सकें। तो जब इस तरह की परिस्थिति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने पैदा हो गई, तो ये एक बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो गया। तो इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, इसके लिए जैसे हम बता रहे थे कि उस समय क्योंकि अंग्रेज़ों के जाने का वो समय था, और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उस समय एक शर्त रखी थी कि भारत की जो संविधान सभा है उसमें जो नेतृत्व हो, वो जो इस देश की जो 3 बड़े समुदाय हैं, 3 बड़े समुदाय में एक हिंदुओं का समुदाय, एक मुस्लिम समुदाय, और तीसरा समुदाय था शेड्यूल कास्ट का। जिस तरीके से बाबा साहब ने लड़ाई लड़के अपनी एक आइडेंटिटी कायम की थी, अपना एक अपने आप की पहचान बाबा साहब ने बनाई थी कि जो भी अगर अंग्रेज़ यहाँ से देश से छोड़ के जाते हैं, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों की समस्याओं का भी समाधान करने का एक उचित प्रावधान इस देश के संविधान में होना चाहिए। तो ये बात अंग्रेज़ों की समझ में आई थी, और उन्होंने पूरी तरीके से इसमें ये बात का ध्यान रखा था कि शेड्यूल कास्ट की समस्याओं के लिए भी उचित प्रावधान होने के लिए कोई उचित नेतृत्व होना चाहिए। तो ये जब बात इतनी ज़्यादा सामने आई लॉर्ड माउंटबेटन के कि इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्थान नहीं है, स्थान उनका एक निरस्त हो गया है, पाकिस्तान में चला गया उनका क्षेत्र। तो फिर एक दूसरा घटनाक्रम ये हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ये जो नेतृत्व है इसका आप लोग समाधान करिए। कांग्रेस से कहा कि इसका समाधान करिए। तो इसका समाधान करने के लिए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए एक मेंबर थे, इनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर एम आर जयकर। उनसे कांग्रेस ने इस्तीफ़ा लिया, और इस्तीफ़ा उन्होंने दिया, जैसा कि हम आपको प्रमाण भी इसका देंगे। इसमें डॉक्टर एम आर जयकर ने जो रिज़ाइन किया संविधान सभा से, और ये जो सीट थी ये बॉम्बे में एक पूना असेंबली करके सीट थी, जहाँ से डॉक्टर एम आर जयकर चुन करके संविधान सभा में पहुँचे थे। तो उन्होंने ये सीट खाली की,
और उन्होंने वैसे डॉक्टर अंबेडकर के लिए खाली नहीं की थी, जैसा कि ये लिखा है। उनके जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के वो थे, नेता थे, तो उनसे उनके मतभेद हो गए थे। तो उन मतभेदों के चलते डॉक्टर M.R. जयकर ने वो सीट खाली की और उनके स्थान पर फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दोबारा से निर्वाचन संविधान सभा के लिए हुआ और तब जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंच सके थे। तो ये कांग्रेस का जो इस तरह का दोगलापन है, ये लगातार बाबा साहब फेस कर रहे थे। तो जैसा कि हम अपने वीडियो में आपको बता रहे हैं कि ये इस तरह का मौका था, तीसरा मौका था कि जब बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचने से रोकने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन क्योंकि बाबा साहब एक इतने बड़े विद्वान हो चुके थे, उनके नेतृत्व का लोहा मान चुके थे, सरकार मानती थी, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेसी सरकारों ने, कांग्रेस के नेताओं ने हर संभव प्रयास ये किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आगे न आने दिया जाए। और अगला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि बाबा साहब के नेतृत्व का सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते थे बाबा साहब, तो उनको ये कांग्रेस को पसंद नहीं था। कांग्रेस चाहती थी कि भाई इसका इतना बड़ा समस्या नहीं है अछूतों की, इसकी लड़ाई को तो हम अपने लेवल पे इसको निपटा लेंगे अपने हिसाब से। तो उन्होंने एक नए जो नेतृत्व जो पैदा किया और जिसका उन्होंने सपोर्ट किया, वो थे बाबू जगजीवन राम। तो डॉक्टर अंबेडकर की नेतृत्व को रोकने के लिए, लीडरशिप को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत ही बाबू जगजीवन राम को आगे लाने का काम किया। तो ये एक, जैसे हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने किस किस समय पर बाबा साहब को रोकने का जो षड्यंत्र किया और इस जो सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जा रही थी, इसको कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या षड्यंत्र किए। तो इसमें ये भी एक मैं जो बता रहा हूँ, इस क्रम के हिसाब से चौथे नंबर पर हम ये बात जो रख रहे हैं कि इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रोकने के लिए उस समय बाबू जगजीवन राम को उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट में स्थान दिया और बढ़ावा देने का काम किया। तो ये इसलिए ही किया गया था, जैसा कि जानते हैं हम सब लोग, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लीडरशिप को कमज़ोर किया जा सके। और अगला जब हम बात करते हैं इसमें कि जब बाबा साहब ने संविधान भी बना दिया, बाबा साहब ने संविधान के हिसाब से जो एक वन वोट वन वैल्यू के हिसाब से इस देश के जो जनता को बहुत बड़ी वोटों की ताकत दे दी थी, तो उस ताकत के हिसाब से बाबा साहब चाहते थे कि इस देश की जो संसद बने, संविधान ने अपना काम कर दिया। संविधान सभा के बाबा साहब अध्यक्ष बने और बाबा साहब ने बहुत ही शानदार संविधान भी बना दिया। और जैसा कि ये भी हम बार बार आपको बता चुके हैं कि संविधान तो बाबा साहब ने बना दिया, लेकिन बाबा साहब को ये विश्वास नहीं था कि जो सरकार बनेगी, जो चुनकर के सरकार बनेगी, तो उसमें ऐसे सक्षम लोग आने से रोका जाएगा जो शेड्यूल कास्ट की समस्याओं को संसद में सही तरीके से उठा सकें। वो ऐसे लोगों को लाएंगे जो गुलामी पसंद हों, जो गुलामी करना जानते हों और गुलाम रह कर के कांग्रेस की या दूसरी पार्टियों की गुलामी करें। स्वतंत्र नेतृत्व को यहाँ की सरकार रोकने के लिए ये जो किसका परिणाम था, ये था पूना पैक्ट का परिणाम। तो बाबा साहब खुद जो है लोकसभा में चुन के जाना चाहते थे। तो अगला जो मैं इसमें पॉइंट है हमारा कि कांग्रेस ने किस तरीके से फिर बाबा साहब के सामने अड़ंगा खड़ा किया, फिर अड़ंगेबाजी की। तो 5वें नंबर पर जो हम रखते हैं, तो 1952 में जब पहली लोकसभा के चुनाव हुए, तो पहली लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा बाबा साहब को रोकने के लिए बाबा साहब के विरुद्ध अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया। बाबा साहब के चुनाव को रोकने के लिए कांग्रेस ने एक अपना उम्मीदवार नारायण राव कजरोलकर के नाम से, एक महार जाति से ही जो रिजर्व सीट थी, उससे कांग्रेस ने कजरोलकर को खड़ा किया और
बाबा साहब को किसी भी तरीके से चुन के ना आ सकें, इस तरीके से बाबा साहब के सामने इस कैंडिडेट को उतारा गया। और होना तो ये चाहिए था कि बाबा साहब इतने काबिल थे और उनका इतना ज़्यादा पूरे देश में इतना नाम हो चुका था कि बाबा साहब को तो उनके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करना चाहिए था। जीतने की तो बात दूसरी है। असलियत में अगर कांग्रेस हितैषी होती और बाबा साहब का वास्तविक रूप से सम्मान कर रही होती, ये आप देखिए सब लोग कि बाबा साहब को किसी भी तरह से रोकने में कोई कसर कांग्रेस ने नहीं छोड़ी। तो न केवल कजरोलकर को बाबा साहब के सामने खड़ा किया, बल्कि हराने के लिए भी खुद जवाहरलाल नेहरू ने प्रचार किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में। जो बॉम्बे की सीट थी लोकसभा की, बाबा साहब को हराने के लिए स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने पहुंच करके, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पहुंच करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोध में प्रचार किया और प्रचार करके वहाँ पर कांग्रेस के लिए वोट मांगे और नारायण राव कजरोलकर को वहाँ चुनाव जिताने का काम किया। और ये जानते हैं, नारायण राव कजरोलकर एक बहुत ही साधारण किस्म का आदमी था, जिसको कहना चाहिए कि दही और छाछ बेचने वाला। तो ऐसे आदमी को इलेक्शन में जिता करके कांग्रेस ने भेजा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 15,000 वोटों से हरा दिया था। इतनी बड़ी साजिश कांग्रेस के द्वारा रची गई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लोकसभा में पहुंचने से रोकने के लिए। तो बाबा साहब इस बात से बहुत दुखी थे, ये कांग्रेस क्यों बार बार इस तरीके से अड़चन पैदा कर रही है। तो ये इसके बावजूद भी जो मैं अगला पॉइंट आपको रख रहा हूँ 6वें नंबर पर जो आता है कि बाबा साहब इतना हार मानने वाले नहीं थे आसानी से। तो एक 1954 में एक उपचुनाव हुआ था भंडारा में। तो भंडारा जो लोकसभा की सीट है, तो भंडारा लोकसभा चुनाव में भी बाबा साहब पूरा ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे थे और वहाँ के लोग भी चाहते थे कि बाबा साहब चुनाव जीत करके जाएं। लेकिन कांग्रेस की सरकार और उस समय जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस ने फिर से एकदम से काफ़ी विरोध में प्रचार किया और बाबा साहब को भंडारा लोकसभा का उपचुनाव भी हराने का काम किया। तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र जो रचा गया कांग्रेस के द्वारा, इसको हम ये आपके सामने क्यों हम बताना चाहते हैं, इस दोबारा से मैं आपको ये बात रिपीट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने किस किस तरीके से स्वतंत्र नेतृत्व को रोकने के लिए, स्वतंत्र नेतृत्व को ख़त्म करने के लिए, स्वतंत्र नेतृत्व को परेशान करने के लिए कांग्रेस के द्वारा समय समय पर जो षड्यंत्र रचे गए हैं। तो इससे ये जो है हमारे सामने हमको ये सब इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम आपको अगले और काफ़ी मेरे पास में जो पॉइंट हैं कि कांग्रेस ने किस किस तरीके से हमारे स्वतंत्र नेतृत्व को नुकसान पहुंचाया है, तो और भी आपके सामने हम बातें रखना चाहते हैं, तो जिसको कि हम अगले वीडियो में आपके सामने रखेंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा होने जा रहा है। तो इसी का जो अगला वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि मान्यवर कांशीराम के साहब के साथ किस तरीके का कांग्रेस ने बर्ताव किया। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसको कि आप ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।